Hello everyone, welcome you Easy Math, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. तो क्रैश कोर्स प्रोग्राम के अंदर आज हमारा एक लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2। यानी क्लास 21 में जो आज मैं आपको क्लास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर हम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 है वो क्लास 22 के अंदर यानी कल जो लास्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो जैसा कि सारे वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ कॉमन रखी है कि सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर की, उस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देता हूँ। यानी जो भी फंडामेंटल है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। देन उसके हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के अंदर जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, short answer type question 2 marks 3 marks, long answer type question 5 marks and case based question। तो जिन भी चैप्टर से पॉसिबिलिटी होती है केस बेस्ड क्वेश्चंस के आने की जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। तो स्टैटिक्स का जो पार्ट 1 है उसकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए सबसे पहली चीज है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक, एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा होता है वो बहुत सारा अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर कितने लॉयंस रहते हैं, कितने टाइगर रहते हैं या फिर कितने आपके हिरण रहते हैं या कितने आपके वुल्फ रहते हैं, इस तरह के अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और फिर उसके बाद में इसमें से इस डेटा में से एक ये क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ या वैरायटी ऑफ एनिमल, कौन से वाइल्ड एनिमल की सबसे ज्यादा वैरायटी है उस फॉरेस्ट के अंदर, तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपको एक डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगा। मतलब मैं एक टेबुलेटेड फॉर्म में दे दूं कि लॉइन 20 रहते हैं, टाइगर 22 रहते हैं, आपके वुल्फ 40 रहते हैं, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा वुल्फ रहते हैं जिसकी की क्वांटिटी 40 है इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और जो आप आगे आप नाम सुनते होंगे फ्यूचर में डेटा साइंस है, वो बेसिकली इसी सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये जो है ये एक शुरुआत है, ठीक है, जिससे हम लर्न करते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, अब मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो डेटा ऑर्गेनाइजिंग एक आर्ट भी है, साथ में एक नेसेसिटी भी है, क्योंकि डेटा बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूजुअली डेटा अवेलेबल टू यूज इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। इसको एक मीनिंगफुल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक सर्वे किया गया, सर्वे में कुछ स्टूडेंट से पूछा गया कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, किसी ने कहा मैथ्स पसंद है, किसी ने कहा आर्ट्स पसंद है, किसी ने कहा साइंस पसंद है, इंग्लिश पसंद है, लाइक। ठीक है ना, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। तो जब मैंने एक रैंडम 50 बच्चों का सर्वे किया, उसमें पूछा, तो अब मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, जैसे किसी ने बोला इंग्लिश पसंद है, फिर एक दूसरे ने बोला इंग्लिश पसंद है, इस डेटा को मैं अरेंज करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने बोला कि उनको इंग्लिश पसंद है, कितने स्टूडेंट्स ने बोला कि उनको साइंस पसंद है, या उनकी जो लाइकिंग है वो मैथमेटिक्स है। इस तरीके से मैं अरेंज करूंगा, देन ओनली आई कैन गिव द आंसर। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज किया है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे 4 सब्जेक्ट की बात हो रही है, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। तो आर्ट्स है 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, 5 स्टूडेंट्स को पसंद है मैथमेटिक्स, 6 को पसंद है इंग्लिश एंड सॉरी 6 को पसंद है साइंस एंड इंग्लिश पसंद है 4 को, और टोटल हो गए 22। यानी 22 स्टूडेंट्स का मैंने सर्वे किया और उस सर्वे में फाइंड किया कि आर्ट्स, मैथमेटिक्स और साइंस एंड इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने कितने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं। यानी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की लाइकिंग तो होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो अब इस टेबल को देख के आप तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच आर दी मोस्ट लाइकली एंड दी लीस्ट लाइकली सब्जेक्ट। तो आप तुरंत बोल सकते हैं जो मोस्ट लाइकली सब्जेक्ट है वो क्या है, आर्ट्स है, और लीस्ट लाइकली सब्जेक्ट क्या है, वो है इंग्लिश। ठीक है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करके आंसर देना और एक मीनिंगफुल तरीके से उसका रिवर्ट करना बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट है बार ग्राफ। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई नंबर, जैसे मैंने अभी पिछले आपको एग्जांपल में एक टेबल में शो कर दिया डेटा, इसको बार चार्ट से भी शो कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं, पाई चार्ट से कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं।
तो सबसे बेसिक तरीका है बार चार्ट। देखिए, मैं इसमें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले सबसे पहली बात मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ। बार्स क्या होती है? बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, इस एग्जांपल के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस जिसको मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है ना? 2001, 2000 के ऊपर मैंने एक ये बार बना रखा है, ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है। 2001 पे भी मैंने एक बार बना रखा है। जितने भी बार्स है यहाँ पे उन सबकी विड्थ जो है वो सब इक्वल है। राइट, रिमेंबर दिस थिंग, बार चार्ट के अंदर बार्स की विड्थ वेरी नहीं करती है। वो बेसिकली क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो विड्थ जो है वो इक्वल है, लेकिन उनकी लेंथ वेरी कर रही है जिस हिसाब से वाई एक्सिस के ऊपर डेटा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर 10, 20, 30, 30 के बाद ये 40, ठीक है ना, 50, 60, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये है क्या? बेसिकली ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं अगर किसी स्कूल का डेटा है ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2000 में, यानी इन द ईयर ऑफ 2000, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल वर 30। ठीक है ना? 2001 में कितने स्टूडेंट थे? 40 थे। 2002 के अंदर 50 थे। 2003 के अंदर 60 थे। इसका मतलब ये हो गया, मैं इससे ये भी रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि जितने भी मतलब हर साल में, यानी हर एक साल के अंदर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना? किस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं? 10 स्टूडेंट पर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं 2004 की बात करता हूँ कि 2004 के अंदर कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो आप अगर इसी कैलकुलेशन को पकड़ेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 70 स्टूडेंट। तो ये डेटा बहुत कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कूल में स्टूडेंट की ग्रोथ हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल का बिजनेस बढ़ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल लोग पसंद कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एडमिशन बढ़ रहा है। तो ये डेटा बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है अगर इसको हम तरीके से ड्रॉ करें। राइट? तो बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बार्स होती है उनकी विड्थ कांस्टेंट होती है, लेंथ वेरी करती है। दूसरी कैटेगरी है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या है? देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसिडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। 60 बच्चों का एक डेटा दे रखा है। ठीक है? इसमें क्या दे रखा है? ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं वो कितने हैं? 2 स्टूडेंट है। जिनके मार्क्स 10 टू 20 के बीच में है वो कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 टू 30 के बीच में है वो कितने हैं? 21 है। 30 टू 40 वाले 19 है। 50 टू 60 वाले 1 है। यानी एक ही बच्चा है जिसके मार्क्स 50 से 60 के बीच में। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 60। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ? देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैंने पहला जो बनाया है बार, इसमें इसमें भी देखिए बार जो है सारी इक्वल विड्थ की है। क्यों इक्वल विड्थ की है? क्योंकि यहाँ पे जो गैप है आपका 0 से 10 में 10 का है, 10 से 20 में 10 का है, 20 से 30 में 10 का है, 30 से 40 में 10 का है। इसलिए सारी बार्स इक्वल विड्थ की है और किसी भी दो बार के बीच में कोई गैप नहीं है। यानी एक बार खत्म हो रहा है, जैसे ये वाला बार खत्म हो रही है आपकी, तो दूसरी बार स्टार्ट हो रही है। ये वाली बार खत्म हो रही है तो तीसरी बार स्टार्ट हो रही है। ठीक है? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? इंटरवल को शो कर रहा है। तो जब इंटरवल को शो कर रहा है तो हमें एंड टू एंड पकड़ना पड़ेगा, हम गैप नहीं शो कर सकते। और ये भी हो सकता है कि किसी कोई डेटा 30 से 50 के बीच में हो, तो डेफिनेटली उस समय बार की विड्थ बढ़ जाएगी। तो पहला वाला जो अपना पार्ट था बार ग्राफ जहां पे हम बात कर रहे थे, वहां पे बार की थिकनेस या बार की विड्थ कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, वो कांस्टेंट रखनी है व्हाटएवर वैल्यू। बट यहाँ पे बार की विड्थ की वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है क्योंकि वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे इंटरवल क्या है? 10 है। अगर वो 20 को रिप्रेजेंट करेगी तो उसकी विड्थ जो है डबल हो जाएगी। ठीक है? सिमिलरली जैसे हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट का डेटा, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 2, 4, 6। तो अब इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम से 30 टू 40 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 19 स्टूडेंट्स है, वो मुझे पता है। ठीक है ना? तो इससे मैं ये भी निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस रेंज में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले? 20 टू 30, यानी 20 से 30 नंबर जिन बच्चों के आ रहे हैं वो कितने? 21 बच्चे हैं। तो इसका मतलब 21 बच्चे ऐसे हैं क्लास में आउट ऑफ 60 जिनके मार्क्स 20 टू 30 के बीच में है, और जो कि सबसे बड़ा डेटा है। राइट? तो हिस्टोग्राम में ये सारी चीजें हमको पता लगती है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बार की विड्थ वेरी कर सकती है और एंड टू एंड बार बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? और जो कि इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है।
देखिए, this graph in any ways is different from the bar graph which you have drawn previously. Observe that here we have represented the groups of observation, yani class intervals. On the horizontal axis, the height of the bar shows the frequency of class interval. To draw the histogram, generally we do not take any gap between the class interval. ठीक है ना? यानी बार के बीच में हम कोई गैप नहीं लेते, राइट? तो ये अपना हो गया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जितने भी पीक पॉइंट्स है हिस्टोग्राम की बार के, उन सबको मिलाने वाला जो एक डायग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए, द मिड पॉइंट्स of upper side of the rectangle of a histogram are joined to obtain frequency polygon. Frequency polygon, right? अब जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स को मिलाने वाला जो एक स्मूथ कर्व है ना, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको डायग्राम को यहां बना देता हूं ऐसे, ए बी देन सी देन डी, लाइक दिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट, जो कि क्या है 40 टू 60 का मिड पॉइंट है, यानी 50 पॉइंट है। अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 50 पॉइंट, राइट? तो मैं इस तरह की चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली होता है एक सर्कुलर चार्ट होता है, जो कि जिसमें कि सारी चीजें 360 डिग्री एंगल के हिसाब से डिवाइडेड होती है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस पाई चार्ट के अंदर एक एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। ये पाई चार्ट किसी एक हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर शो कर रहा है कि उस घर के रहने वाले लोग जो है, उनका टोटल खर्चा किस किस चीजों में डिवाइड होता है। जैसे 10% जो है, ये वाला जो एक सेक्टर है आपका, ये 10% शो कर रहा है हाउस रेंट में जाता है, 5% ट्रांसपोर्ट में जाता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं या पेट्रोल का, डीजल का, उसका अदर्स में जाता है 20%, सेविंग में 15% की सेविंग करता है वो, क्लोथ्स खरीदता है 10% के, फूड में 25% एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 15%। जितने भी ये है आपके 25 प्लस 15 प्लस 10 5 20, ये सब मिला के क्या है 100%। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो 100% है, मान लो किसी की जो एक्सपेंडिचर है टोटल 100 रुपए, तो 100 रुपए में से वो 15 रुपए की सेविंग कर रहा है, 10 रुपए के कपड़े खरीद रहा है, 25 रुपए खाने पे खर्च करता है, वो बच्चों की एजुकेशन में 15 रुपए खर्च करता है। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसकी इनकम 10,000 जो एक्सपेंडिचर है 100 की जगह 1000 रुपीज है, तो हम कहेंगे 1000 का 10% यानी 10 रुपए 100 रुपए, तो 100 रुपए कपड़ों में खर्च करता है। फूड के लिए 25% ऑफ 1000 यानी 250 रुपए फूड पे खर्च करता है। तो बेसिकली क्या है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर को इन सेक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं देखूं इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होता है, किसी भी पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, राइट? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है, ये सब खर्चे अपनी जगह है, हाउस रेंट के ऊपर 10% एक्सपेंडिचर है, राइट? तो हाउस रेंट जिस सेक्टर में शो हो रहा है वो कितना एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एंगल कितना एंगल, राइट? तो लेट से कि 100 रुपीज टोटल थे, 10 रुपीज खर्च हो गए हाउस रेंट पे, तो 100 रुपीज के रेस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री बन रहा है, या यू कैन से 100% के रेस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री बन रहा है। तो एक के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा 360 अपॉन 100, इसका मतलब 10 के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा 360 अपॉन 100 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया जीरो, तो 36 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट होगा। यानी ये जो एंगल है इस सेक्टर का जो कि हाउस रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो 36 डिग्री होगा। सिमिलर वे में जो क्लोथ वाला एंगल होगा ये भी 36 डिग्री होगा। तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना हो तो सेंटर से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना के इसी तरीके से एंगल निकालेंगे 360 डिग्री को डिवाइड करके, और एक पाई चार्ट ड्रॉ करके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसका होगा, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा। परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, फूड पे। तो फूड एक ऐसा, देखिए द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड आइटम, क्योंकि 25% हो रहा है फूड के ऊपर, ठीक है? एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, क्योंकि सेविंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, मंथली सेविंग 3000 रुपए, ठीक है? व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। देखिए मंथली, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, मान लीजिए
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ और टोटल एक्सपेंडिचर कुल मिला के मान लो 100 रुपए, ठीक है। मैं क्लोथ को एक बार भूल जाता हूँ। तो अगर 100 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है तो आपकी जो सेविंग है वो कितने 15 रुपए। अगर 100 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी है 15 रुपए। उल्टा करो, अगर सेविंग आपकी 15 रुपए है तो एक्सपेंडिचर कितना है टोटल 100 रुपीज है। अगर सेविंग आपकी 1 रुपए है तो एक्सपेंडिचर 100/15 है। और अगर सेविंग आपकी 3000 रुपए है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100/15 इंटू 3000, यानी आ गया 20,000 टोटल एक्सपेंडिचर है एक महीने, ठीक है ना। अब क्लोथ्स पे खर्चा कितना हो रहा है कपड़ों के ऊपर 10%। तो ये समझो आप कि 20,000 का 15%, 3,000 तो सेविंग हो गई, 20,000 का 10% जो होगा वो क्लोथ्स के ऊपर खर्च हो जाए। तो क्लोथ्स के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो कितना जाएगा 10%, यानी 10% ऑफ 20,000, यानी 10/100 इंटू 20,000। इट मीन्स हो गया 2,000 रुपए आपके ऊपर जो क्लोथ्स के ऊपर खर्चा होगा महीने का वो 2,000 रुपए होगा, यानी आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसका। सी ऑप्शन ₹2,000। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को करोगे तो आप इजीली इसको कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन या डेटा, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज। देखिए, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वो कितना स्प्रेड हो रहा है। यानी मैंने आपको बहुत सारा डेटा दे दिया, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ 10 स्टूडेंट है, एक को 25 रुपए दिए, एक को 50, एक को 10 रुपए, एक को 90, एक को 300, एक को 500। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि कितना स्प्रेड कर रहा हूँ अमाउंट किस रेंज में। तो मैं उनको 10 और 500, 10 मिनिमम है, 500 मैक्सिमम, यानी 490 की रेंज है जिसके अंदर मैं ये स्प्रेड कर रहा हूँ पैसा। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड डाइट। इसमें जो मिनिमम डेटा है वो आपके पास कितना है, ये हो गया आपके पास मिनिमम 15। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास हो गया 42, राइट। तो रेंज कितनी हो गई 42 माइनस 15, यानी 27 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 27 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1 मार्क कैटेगरी के अंदर है एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू इफ द रेंज इज 38 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 82। ठीक है ना, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है आपकी x, मिनिमम वैल्यू जो है वो है आपकी 82 और रेंज आपकी दे रखी है 38। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज आपको दे रखी है 38, तो 38 इक्वल टू मैक्सिमम यानी x माइनस मिनिमम 82 है, तो x माइनस 82। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 38 प्लस 82, इट मीन्स 120 इज द आंसर, सी ऑप्शन। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका, 120 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 2। A grouped frequency table with class interval of equal sizes using 250 to 270, 270 not included, मतलब 269 तक है, as one of the class interval is constructed for the following data. Okay, the frequency of the class 310 to 338। तो एक टेबल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो मिनिमम है वैल्यू वो है 210, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं, 20-20 के इंटरवल पे बना देते हैं, या ज्यादा पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये 20 के इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 250 से 270 उस हिसाब से बनाते हैं। तो 210 से 230, 230 से 250। रिमेंबर कि 230 इस वाले में नहीं आएगा, 230 इस वाले में आएगा, सेकंड वाले में, क्योंकि इसने क्या है एक एग्जांपल दिया है कि 250 से 270 का जो इंटरवल है उसमें 270 शामिल नहीं है, लेकिन 250 शामिल है, यानी कि रेंज होगी 250 से 269, 269, राइट। नेक्स्ट हो गया 250 टू सॉरी 270, 270 टू 290, 290 टू 310, 310 टू 330 एंड
आपको आंसर 310 एंड 330 मिला, एक और ले लेते हैं 330 टू 350, राइट। इसमें हम क्लासीफाई कर लेते हैं 210 से 230 के बीच में कितने डेटा आप निकाल सकते हैं, 230 से 250 सिमिलर निकाल सकते हैं। अब आपको आंसर हमको 310 के 330 के बीच में चाहिए, यानी 310 से हमको 329 के बीच में चाहिए। तो आपको पूरी टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 310 से जो बड़े है, यानी एक तो ये हो गया 310, ठीक है, एक, और एक ये हो गया दूसरा 310, 320, 329 भी आएगा, 319 भी आएगा, 210, 240, 316 भी आएगा, 330 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि 329 तक ही देखना है हमको। बस ये कितने हुए, 325, एक बार चेक कर लेते हैं, 310 से 330, तो और एक बार चेक कर लेते हैं, रह तो नहीं गया। हाँ 318 भी है, राइट। तो टोटल 6 हो गए, 6 ऐसा डेटा है जो 310 से 330 के बीच में है, क्योंकि 330 में 330 शामिल नहीं है, 329 तक ही शामिल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर आ जाएगा 6। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको इरेज करता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे तुमने पूरी टेबल बना दी इस तरीके, फ्रीक्वेंसी 6 आ गया। 6 कौन सा डेटा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The bar graph given shows the mode of transport of 70 students from locality. X और Y एक्सिस है, mode of transport यानी कार, बस, मोपेड, बाइसिकल, रिक्शा। ओके, मतलब देखो कार से 5 कितने 4 स्टूडेंट जाते हैं, बस से 27 जाते हैं, मोपेड से 12, इस तरीके। Which is the most used mode of transport of 70 from the locality? सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 27 है इन सब में, 4, 27, 12, 9, 3 और 8 के अंदर, राइट। 27 किसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस। सॉल्यूशन देखते हैं। One can clearly see that there are 27 students who use bus as the mode of transport, which is the highest among all, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है एमसीक्यू में। The width of each of 5 continuous classes in a frequency distribution is 5. Okay. And the upper class limit of upper class is 60. ठीक है। The lower class limit of the lowest class is what? ठीक है। width of class यानी एक बार पर क्लास की जो आपको एक बार की जो width दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5, ठीक है ना। Each of 5 continuous classes, 5 continuous classes, अपर क्लास 60 है, तो 60 अपर है, तो इससे पहले क्या क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी 55 से, क्योंकि 5 का इंटरवल है 50, और 50 से 45, और 45 से 40, एंड 40 से 35, राइट। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी, 35, क्योंकि लोअर क्लास इंटरवल कौन सा हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा। इसकी लोएस्ट लिमिट 35 है, अपर लिमिट 40 है। इसकी 55 में 55 इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है और 60 अपर लिमिट है, लेकिन इन पांचों क्लास इंटरवल के अंदर लोएस्ट अगर क्लास इंटरवल है वो 35 से 40 है, और उसमें भी लोएस्ट लिमिट जो है, लोअर लिमिट जो है वो है 35। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। चेक करते हैं, हाँ कैसे भी निकालना, ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल लो, बट 35 इज द आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए। 2 मार्क्स से पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बास्केटबॉल टीम इन अ सीरीज इज दिस, रेंज निकाल। तो रेंज के लिए कितना होगा, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे नंबर, 27, राइट। 27 माइनस मिनिमम कितना है, मिनिमम है 2, तो रेंज हो जाएगी 25। चेक कर लेते हैं, रेंज इज 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट m बी द मिड वैल्यू एंड l बी द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, व्हाट वुड बी द लोअर लिमिट। ओके, जैसे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हम ऐसे लिखते हैं 15 से 20, है ना। तो इसमें 15 लोअर लिमिट हो गई, मिड वैल्यू हो गई 17.5, और 20 हो गई आपकी अपर लिमिट। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, लोअर लिमिट आपकी हो गई L, ठीक है ना,
और अपर लिमिट हो गई आपकी u, ठीक है। तो मिड वैल्यू जो होती है, जो मैंने m से शो कर रखे है, तो m बेसिकली क्या होती है, l प्लस यू बाई टू। जैसे यहाँ पे मैंने 17.5 कैसे निकाला, 15 प्लस 20 अपॉन 2, यानी लोअर प्लस अपर अपॉन 2। आपको अब क्या निकालना, वॉट, अच्छा एल अपर लिमिट है, ओके ओके ओके, तो इसको ऐसे कर दो, एल कैपिटल और स्मॉल एल, ठीक है ना। तो कैपिटल एल आप प्लस एल, ठीक है ना। आपको एल लोअर लिमिट निकालनी है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m माइनस, चेक कर लेते हैं, देखिए एक्स ले लीजिए उसको, कुछ भी 2m माइनस एल इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स में। The relative humidity in percentage of a certain city of month of 30 days was as follows. Construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 88, 88 to 92, etc. अच्छा, इस तरीके से एक टेबल बनानी है। तो उस टेबल में क्या डेटा रखना है आपको, 84 से स्टार्ट करना है, तो 84 से 88, फिर 88 से 92, 92 से 96 एंड 96 से 100, ठीक है ना। एक टेबल बना देते हैं, ऊपर हो जाएगा इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, ये इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब 84 से 88 के बीच में हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए 84 से 88 के बीच में कितना हो गया, इसमें सेलेक्ट कीजिए, ये हुआ है आपके पास 84 एक, और एक ही होगा कि वो चेक कर लीजिए, 96, तो दो हो गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 88 से 92, तो एक तो 89 हो गया, ये हो गया 89, 90 हो गया, ठीक है ना, और 88 से 92, तीन हुए, एक तो 88 से 92, प्लीज चेक कीजिए, 8 वाले और कोई तो नहीं बचे, एक 90 हो गए, चार हो गए, 88 से 92, मतलब इसमें हम 88 भी इंक्लूड नहीं कर रहे और 92 भी इंक्लूड नहीं कर रहे, राइट, तो 4 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद है 92 से 96, तो 92 से 96 में हम 290, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आपको कहीं गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, मान लो 88 से 92 है, तो आपको 88 को शामिल करना है बट 92 को नहीं करना है, 92 से 96 है, 92 को शामिल करना है, 96 को नहीं करना। इन जनरल ये होता है ना। अपर लिमिट को हम शामिल नहीं करते, जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे, बट उसमें दिया हुआ था, लेकिन नहीं भी दिया होता तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब 92 से 96 में देखिए, एक, दो, 96 करेंगे नहीं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक है, 12, आंसर रह गया, देख लो एक बार, 92 से 96, 12 और एक ये वाला रह गया 95, 13, तो 13 फ्रीक्वेंसी याद है, ठीक है। अब भले से आप 96 से 90, 100 के ले लीजिए, वो सारे आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11, ये आंसर आपका भाई फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। चेक कर लेते हैं, रेस करके, देखिए ये 2, 4, 13, 11 ये डेटा था हमारे पास जो है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 100 पीपल, 100 पीपल मतलब इन सबको मिला के जो इसका समेशन है वो 100 है, इज गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये इस तरीके का हिस्टोग्राम बनाना है। आप यहाँ पे 40 से स्टार्ट करेंगे, 40, 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, इस तरीके से, ठीक है ना।
सारे 5-5 के इंटरवल पे यहाँ पे आप ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे 45 से 40 आप 13 का एक बना देंगे इस तरीके से, फिर 40 फिर 25 का इस तरीके से बना देंगे लाइक दिस। ठीक है ना? तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसको रेज करके। देखिए इस तरीके से बना दिया 13, 25। मतलब आपने यहाँ एक्स एक्सिस पे वेट ले लिया, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट? तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए 4। नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं। 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क में पहला क्वेश्चन है, an insurance company selected 1600 drivers at random in a particular city to find a relationship between age and number of accidents. The data obtained are given in the following table. Age of drivers 18 से 25, 25 से 40 और 40 से 55 और 55 से above. Number of accidents in 1 year. 0 एक्सीडेंट इस एज ग्रुप में, 1 एक्सीडेंट होता है साल में, ठीक है। 2 एक्सीडेंट्स करते हैं, 3 एक्सीडेंट। मतलब स्टेबल से अगर मैं बोलूँ कि 3 नंबर ऑफ 3 एक्सीडेंट्स इन ईयर करने वाले सबसे कम किस एज ग्रुप में, वो आप बोलेंगे 40 से 45, ठीक है ना। और मोर देन 3 उसमें भी आप निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ड्राइवर्स इन द एज ऑफ 25 से 40 ईयर एंड हैज मोर देन 2 एक्सीडेंट्स इन द ईयर। 25 से 40, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा में मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 15 प्लस 10 यानी 25 हो गया आंसर इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थे, एज इज अबव 40 इयर्स, 40 से ऊपर एज, यानी ये वाली कैटेगरी भी आ गई 40 से 55 और अबव 55। एंड हैज एक्सीडेंट्स मोर देन 1 बट लेस देन 3, एक से ज्यादा करे लेकिन 3 से कम करे, यानी एक्सीडेंट कितने करे, 2 एक्सीडेंट। तो इन दोनों डेटा को जोड़ो, 13 प्लस 17 यानी 30। तो एक का आंसर आ जाएगा 25, एक का आ जाएगा 30। आसान क्वेश्चन है। 25, 30, 3 मार्क्स आ गए, है ना। सिर्फ डेटा को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके मार्क्स आराम से आएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मार्क्स में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। 300 से 400 घंटे चलने वाली 14 लैंप है, 400 से 500 घंटे 56, 60, 86 इस तरह से। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में एक रेंज हो जाएगी 100 की। 300 से नीचे आपका जाएगा एक्स एक्सिस पे 300 से 400, ठीक है ना। फिर 400 से 500, 500 से 600 लाइक दिस बन जाएगा। हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से मोर देन कितने का लाइफ टाइम है। तो आप क्या करेंगे, दिस इक्वल टू 74, इन तीनों को जोड़ देंगे। 74 प्लस 62 प्लस 48, तो ये हो गया 110। 184 इज द करेक्ट। एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो 184 आ गया, और इस तरीके से आपने ये बना दिया। ये रेंज दे दी 300 से 400, 500 से 600, या 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, इस तरीके से। तो नीचे लाइफ टाइम ले लिया, इधर नंबर ऑफ लैंप ले लिया, और हिस्टोग्राम आप इजीली ड्रॉ कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 मार्क्स के अंदर। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच। देखिए यहाँ पे वेरिएशन हो गया, दो का हो गया, फिर 5 से 7, ये दो दो का होगा। फिर यहाँ पे फिर कुछ और हो गया, तीन तीन का इंटरवल, यहाँ 5 का इंटरवल, राइट। यहाँ पे 3 का इंटरवल है, यहाँ पे 5 का है, फिर यहाँ पे 2 का है, और इन दोनों में 2 का इंटरवल है, और इन दोनों में 1 का इंटरवल, राइट। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दिए। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट दिस। अब हिस्टोग्राम तो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल, जो ये टेबल है इसी के आगे की टेबल बोल रहा हूँ मैं, इसी के आगे बना देता हूँ, ठीक है ना। इस टेबल में क्लास की विड्थ लिखेंगे, सबसे पहले विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले विड्थ, विड्थ कितनी कितनी है इसमें, 1, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 1। मैंने बताया यहाँ पे 2, 2, ये 3, 5, 2, राइट। फिर जो, अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसकी जो नीचे की विड्थ है वो तो आप बना देंगे, 1 से 2 के बीच में 1, 2, 3 जो भी रखना है, लेकिन उसकी लेंथ भी उसके हिसाब से वेरी करती है। तो लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर। अब ये भी वेरिएशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे 1 to 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, राइट। तो देखिए मैं इसको ऐसे करूंगा, 1/1 इंटू 5 इक्वल टू 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। दूसरा है 1/1 इंटू
3, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तीसरा केस में है 2 का डिफरेंस है तो 1/2 इंटू 6 यानी 3 हो जाएगी। 1/2 इंटू 12 यानी 6 हो जाएगा। फिर डिफरेंस कितना है 3 का है तो 1/3 इंटू 9 3 हो जाएगा। फिर डिफरेंस कितना है 5 का है तो 1/5 इंटू 10 2 हो जाएगी लेंथ। देन फिर 2 का है तो 1/2 इंटू 4 इक्वल टू। तो जब आप ये कर्व बनाएंगे हिस्टोग्राम तो यहाँ पे आप 1 1 2 3 4 5 मान लो इस तरह से 6 7 8 तो 1 और 2 ये एक इंटरवल हो गया। इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो 5 आ गई, ठीक है ना? 5। फिर दूसरा जो है आपका 2 और 3 इसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो गई, ठीक है? फिर तीसरा है 3 टू 5। 3 टू 5 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो गई। 3 टू 5 में इतना चौड़ा बनेगा ये, इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन 3 हो गई, ठीक है ना? फिर 5 टू 7 में फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। 5 टू 7 में फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। इस तरीके से हिस्टोग्राम, राइट? तो अगर क्लास इंटरवल कांस्टेंट है तो बहुत आसान है क्योंकि जितनी भी विड्थ बनेगी वो सेम बनेगी और लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्लास इंटरवल वेरी कर रहा है, कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 3 है, तो विड्थ तो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो लेंथ है उसकी बार की, वो भी चेंज होगी उसी प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है? तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पूरा। erase कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा मैक्सिमम ये कुछ फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक वो है आई वॉश है। आप इधर देखिए जिस तरीके से मैंने निकाला है वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे अपना वही वाला आ रहा था 3 3 6 क्योंकि ये यहाँ पे चौड़ाई बढ़ती जा रही है, ठीक है? बढ़ गई, ये और बढ़ गई, 5 के हिसाब से हो गई। और जो ये वाला डेटा है ये हमने ऑब्टेन कर लिया इस वाले कॉलम के अंदर, यानी प्रोपोर्शनेट में। वो कैसे किया वो मैंने आपको समझाया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा गिवन बिलो विदाउट ड्राइंग ए हिस्टोग्राम। डायरेक्टली आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो पॉलीगन ड्रॉ करना है तो इसमें आपने एक यहाँ पे बनाया एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पे आपने मार्क्स कर दिए क्लास के, ठीक है? जिसको मैं बोल रहा हूँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर दी, ठीक है? क्लास के मार्क्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको 155 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 150 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इवन दैट। आप इसको ऐसे कर लीजिए 145, क्योंकि जो 150 से 150 60 के बीच में, इसमें बीच में क्या आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, सेंटर को टच करते हैं। यहाँ हिस्टोग्राम बनाना नहीं है, यहाँ 150 हो गया, यहाँ 165 हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे आपने 150 रख लिया, फिर 155 रख लिया, फिर 160 रख लिया, फिर 165 रख लिया, 5 के डिफरेंस में बना दिया। अब जो 5 नंबर आपको फ्रीक्वेंसी दिखाना है वो 155 पे दिखाना है, तो 155 पे आपने यहाँ पे 5 दिखा दिया फ्रीक्वेंसी, राइट? 15 दिखाना है वो 165 पे दिखाना है, तो यहाँ पे आपने 15 दिखा दिया, ठीक है? और इन सबको मिला के फिर आप एक हिस्टोग्राम बना दो इस तरीके से, ठीक है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो सेम टेबल है, देखिए। हाँ, आप चाहो तो 145 भी कर सकते हो, या आपको उससे आपके डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप सेम रहेगा ये वाला, ठीक? तो आपने वही 155 5 दिखा दिया, 165 पे 15 दिखा दिया जो मैं बोल रहा था आपको, 175 पे 20 दिखा दिया, 185 पे 25, 195 पे अगेन 15 एंड 205 पे अगेन 5। तो ये आपका एक हिस्टोग्राम बन गया, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया जिसमें हमने हिस्टोग्राम की हेल्प ही नहीं ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। The following data on number of girls to nearest 10 per thousand boys different sections of Indian society is given. Scheduled caste, scheduled tribe, non-SC, ST, backward districts, non-backward districts, rural, urban. ये एक डेटा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ, ठीक है ना? तो कर सकते हो आप। आप इसमें क्या करोगे, आप 900 मिनिमम जो डेटा है वो 910 का डेटा है, ठीक है ना? तो 910 से यहाँ पे एक वो बना दीजिए, एक स्केल के ऊपर 910, 920, 930, 940, 950 लाइक दिस, ठीक है ना? और बॉटम में बना दीजिए, जैसे आपने एक एससी का बना दिया एक कर्व, फिर एसटी का बना दिया, फिर
नॉन ST SC इस तरह का। तो SC वाला डेटा है, SC वाला 940 है, तो 940 की सेम विड्थ पे आप ये एक बार बना देंगे। ST का डेटा 970 है, सेम विड्थ पे आप ये ST का 970 बना देंगे। इस तरीके से आप एक बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द बार बार ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली, नॉर्मली क्या होता है कंक्लूजन में हम एवरेज की बात नहीं करते। जब कंक्लूजन कोई आपको इस तरीके का कंक्लूजन दे रहा होता है कि जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करे सोसाइटी को या उस डेटा से डायरेक्टली आप फाइंड आउट, तो हम कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं। तो हम इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा डेटा है, यानी जो सबसे ज्यादा एसटी है, वो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स है जिस ट्राइब के आ रहे हैं या जिस सेक्शन के बिलोंग कर रहे हैं, वो अदर सेक्शन से ज्यादा है, वो कौन से 970 एसटी ट्राइब है, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं जो अर्बन अर्बन नंबर्स है वो बेसिकली 910 का है, जो कि सारे क्लासेस के अंदर, सारे सेक्शन के अंदर लोएस्ट, ठीक है। तो इसको हम कोई भी तरह का ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपने बार बना लिया डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पेपर के ऊपर। अब इससे 970 का मैक्सिमम डेटा आ गया और 910 का मिनिमम। ये जरूरी नहीं है, इससे आप इस टेबल से वो देख के भी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये कंक्लूजन होगा 970 जो मैक्सिमम है अमंग द सेक्शन वो एसटी को बिलोंग करते हैं, और 910 जो मिनिमम है अमंग द ऑल सेक्शन वो अर्बन क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए 970 मैक्सिमम एसटी को बिलोंग करते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं 910 जो है वो अर्बन क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू केस बेस्ड क्वेश्चन 4। तो इसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और बाकी एक दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी स्टडी करते हैं। इस तरह के भी ग्राफ बनते हैं जिसमें जो आपको दोनों जो बार्स दे रखी है वो दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। द फॉलोइंग डायरेक्शन क्या है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पास्ट रिजल्ट्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो ये क्लासेस यानी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रहता है, जैसे 6th क्लास में बॉयज जो है 80% है, ठीक है ना, ये 80% है। गर्ल्स जो है वो 70% है, ठीक है। अगर 7th क्लास देखूंगा तो बॉयज है 40% है और गर्ल्स है 95 या 100 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, मैक्सिमम 100% है, ठीक है। इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्लास हैविंग हाईएस्ट पास रेट ऑफ क्लास, क्योंकि ये जो दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, ये बेसिकली पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट पास किए। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज गर्ल्स सबसे ज्यादा किस क्लास में पास किया। अब गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस वाले से, यानी डैश डैश से। तो डैश डैश का सबसे लंबा जो लेंथ वाइज सबसे लंबी बार है वो कौन सी है, क्लास 8, राइट, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो क्लास 8 है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पास की है ना, वो कितना है 100%, जो मैंने यहाँ पे दिखाया थे, चेक कर लेते हैं। देखिए क्लास 8 हैज हाईएस्ट पास रेट ओवर दैट इज 100%। उससे कम अगर मैं बोलूंगा तो ये आ जाता है 85% आ जाएगा आपका क्लास 10, ठीक है ना, गर्ल्स का। और अगर ये बोलूंगा तो ये 80% आ जाएगा क्लास 9 में, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ क्लासेस इन विच पास रेट ऑफ बॉयज इज इक्वल। ओके, इक्वल का मतलब है जो लेंथ है आपकी बार की वो इक्वल हो। तो बार की लेंथ इक्वल यहाँ पे है, ठीक है। अगर इस बॉयज के केस में दिखाया है तो 9th और 10th में 70% बॉयज पास हुए, 9th एंड 10th में, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, ठीक। और कितना आएगा 70%। देखिए ये तो डेटा है, यहाँ से अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो 70% आएगा। तो बॉयज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, तो 70% इज द करेक्ट आंसर। From given graph, it is clear that in class 9th and 10th pass rate of boys are equal to 70%। थर्ड क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुल मिला के 4 नंबर हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पासिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 8। तो क्लास 8 अगर आप कर्व से देखेंगे, मैं दोबारा कर्व पे आता हूँ, बॉयज और गर्ल्स का पासिंग रेट का डिफरेंस देखिए। क्लास 8 में ये वाला डेटा है 60% का, जो कि गर्ल्स का है, और बॉयज का है 80% का। तो दोनों का डिफरेंस 20% आ जाएगा, ठीक है, आ जाते हैं 20% इज द करेक्ट आंसर, ठीक। लेकिन क्लास 8 द रेट ऑफ पासिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 80% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 20% इज द करेक्ट आंसर, ओके।
तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, नाउ इट इज ओवर। तो ये पार्ट 1 है जो स्टेटिस्टिक्स का, वो आज खत्म हो गया है। पार्ट 2 में मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन पार्ट 1 पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में भी पूरा लिंक है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मीडियन, मोड, एवरेज, 3 चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा 9th क्लास का जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कल की क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी क्रैश कोर्स प्रोग्राम की। फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।